नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। तैयार हो जाइए आज की एक धमाकेदार क्लास के लिए। आज की क्लास बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास से, फिजिक्स के इस क्लास से आपके एग्जाम में मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 4 मार्क्स आपके फिक्स है। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी नहीं तो हो सकता है तीनों ही सवाल यहाँ से आ जाए, तो 6 मार्क्स भी फिक्स हो सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। अपन पढ़ रहे थे नाभिक, और नाभिक में जो अपने लास्ट टॉपिक रहा था इस यूनिट का, वह है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, तो उसकी ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये समझ लो कि यहाँ से आपके मिनिमम 2 मार्क्स तो फिक्स है। इस क्लास से मिनिमम 2 मार्क्स तो फिक्स है, और 4 भी आ सकते हैं, और कुछ और ज़्यादा लक अच्छा रहा तो 6 भी हो सकते हैं मार्क्स। ठीक है। और इस क्लास को जो नोट्स इस क्लास के जो डिजाइन किए मैंने खुद ने इतनी मेहनत से किए, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, कि मतलब अब मुझे समझाने में बिल्कुल ऐसे बहुत फास्ट समझ दूंगा। और आपके लिए बिल्कुल ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ तो आपको मिलती है। ठीक है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक इसका हम वीडियो के नीचे दे ही देते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। लेकिन बेटर यही है कि आप नोट करके खुद के नोट्स बनाओ, तो वो और भी अच्छा है। चलिए, बाकी सब चीज़ें होती रहेगी। जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको ध्यान ही है कि क्या करना है। जो नए हैं, पहली बार कुछ क्लास देखने आए, तो उनको मैं जरूर बता दिया चीज़ें। चलिए, अब बात करते हैं। टॉपिक है नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन। कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है। नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था। ठीक है, वैसे वैसे एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन ये क्या कहता है भाई, जब किसी लक्ष्य नाभिक को क्या बोलते हैं, पितृ नाभिक भी बोलते हैं। पितृ नहीं, पिता, मैन, मूल नाभिक, या ये समझ लो मूल नाभिक। पितृ, पिता, या फिर मूल नाभिक, या फिर लक्ष्य नाभिक। एक्स पर कोई एक कण आपतित होता है। ठीक है, कोई नाभिक है, ठीक है, उस पर एक कण आपतित होता है, तब एक अस्थायी नाभिक सी बनता है। ए पे कोई एक कण आपतित हुआ, अस्थायी नाभिक सी बना, जिसको बोलते हैं सलियज नाभिक। इसको क्या बोलते हैं, सलियज नाभिक। सी पुनः अन्य नाभिक वाय में रूपांतरित होता है। सी क्या करता है, पुनः अन्य नाभिक वाय में क्या होता है, रूपांतरित होता है। एक कण बीटा इस अभिक्रिया में प्राप्त होता है। इस संपूर्ण अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अब ये वाली जो है ना प्रोसेस, ये क्या पूरा पूरा नाभिकीय अभिक्रिया। अब देखो इसमें क्या है, कोई एक्स है, एक्स के ऊपर, एक्स कोई मूल नाभिक था, एक्स कोई मूल नाभिक था। ठीक है, अब इस एक्स के ऊपर किसी ने क्या कर दिया, एक कण की बौछार कर दिया, फिर एक कण इससे जाकर मिल गया, फिर इससे जाकर इसने जो भी क्रिया वगैरह की इसने। ठीक है, तो जब अपन लक्ष्य नाभिक पर कोई एक कण आपतित होता है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक अस्थायी नाभिक बनाते हैं, सलियज नाभिक। इसको बोलते हैं अस्थायी नाभिक। जो बीच का नाभिक बनता है, जो सलियज नाभिक बोलता है, ये वापिस आगे नेक्स्ट 2 पार्ट में टूटता है। एक तो वाय, जिसको बोलते हैं पुत्र नाभिक, और बी क्या है, अन्य उत्पन्न कण। अन्य उत्पन्न कण यानी कि एक्स कोई लक्ष्य नाभिक था, जिसके ऊपर एक कोई कण आप एक कण कुछ भी हो सकता है। ये जो एक कण अपन बात करें ना, उसमें ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अपना आपका प्रोटॉन हो सकता है, ये न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और ये आपका अल्फा कण हो सकता है। मतलब एक कुछ भी हो सकता है ये। तो उसी प्रकार ये जो बी अन्य कण उत्पन्न होगा, उत्पन्न होने वाले जो कण है उनमें भी ये बी न्यूट्रॉन हो सकता है, ये प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा कण हो सकता है। ठीक है, ये है। तो अब आप कहोगे कि सर इससे डायरेक्ट ये क्यों नहीं बने, ये बीच में क्यों, ये क्या है, अस्थायी बीच में बनता ही है। क्या होता है कि पहले ये दोनों मिल गए, ये एक्स और ए मिले, तो इनसे एक नया नाभिक बना, जो कि अत्यधिक अस्थायी होता है। वो कुछ एक टाइम के लिए रहता है बसरे पे, कुछ एक टाइम के लिए बहुत, उसके बाद जस्ट वो वापस इनमें टूट जाता है। नहीं, वाई पुत्र नाभिक और बी
इसमें टूट जाता है और एक ऊर्जा निकलती है, और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इस पूरा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आई कि भी नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है कि भी किसी एक्स पर कोई एक कण आपतित होता है तो सी कोई श्लेष नाभिक होता है, वो अस्थायी होता है, वो बीच में बनता है, वो वापस पुनः टूटकर वाय यानी कि जो पुत्र नाभिक और बी उसके साथ होने वाला उत्पन्न कण और ऊर्जा निकलती है। पूरा जो प्रोसेस है वो कहलाता है नाभिकीय अभिक्रिया। वो क्या कहलाता है, नाभिकीय अभिक्रिया। चलिए अब इसके उदाहरण देख लो। ठीक है, मैंने लिखा 7N14, जैसे कि नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन 14 का जो नाभिक है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने 2He4 क्या होते हैं, अल्फा कण, क्या होते हैं, अल्फा कण। मैंने क्या कर दी, अल्फा कण की बौछार कर दी। इन पर मैंने क्या कर दिया, अल्फा कण है उसकी बौछार कर दी। तो एक्चुअल में ये क्या बना, 9F18, 9F18। अब ये 9F18 क्या था, खुद बहुत ज्यादा उत्तेजित अवस्था में था। इसका मतलब होता है उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था या फिर अस्थायी अवस्था। उत्तेजित बोलो या फिर अस्थायी बोलो, भाई कोई इंसान बहुत ज्यादा ऐसे उत्तेजित होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, उत्तेजित होता है, उसका मतलब क्या, वो अस्थायी हो, मेंटली स्थायी नहीं है। जो मेंटली स्थायी कौन होता है, तो शांत होता है, बिल्कुल कूल, ठीक है, वो मेंटली स्टेबल होता है। कोई बहुत ज्यादा उत्साहित होता है, उत्तेजित होता है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, सिंपल सी बात है। वही ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं 9F18, जो बीच में बनता है कुछ क्षण के लिए, फिर ये वापस टूटकर ये स्थायी नाभिक बना लेते हैं 8O17, और ये साथ में क्या निकलता है, प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो आपने अल्फा कण की बौछार की, आपको मिला 8O17 और मिला एक 1H1। 1H1 मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, ये हो गया अपना प्रोटॉन। तो आपको यहां से बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये क्या है, ये आपके हो गया लक्ष्य नाभिक, लक्ष्य नाभिक। ठीक है, इसके ऊपर ये आपके है आपतित कण, जो आपने कण आपतित किया, ये बीच में जो उत्पन्न हुआ, ठीक है, ये हुआ पुत्र नाभिक जो उत्पन्न हुआ, और ये है 1H1। ठीक है, और साथ में निकली ऊर्जा, साथ में क्या निकली, ऊर्जा। इसको बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। अब इसको सांकेतिक रूप में क्या बोलते हैं, सांकेतिक रूप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7N14, इस साइड लिखा, इस साइड लिखा 8O17, यानी इस बीच वाले को वो नहीं लिखते अपन, इसको लिखा और इसको लिखा 7N14 8O17। फिर अपन ने क्या किया, अल्फा और पी लिख दिया, यानी कि मतलब अपन ने जो अल्फा कण है उसकी बौछार की इस पे, तो अपने को मिला एक 1H1, ठीक है, और 8O17, ये दो नाभिक अपने को मिले। ठीक है, बात क्लियर। अब जैसे कि कोई अभिक्रिया है, रिएक्शन मैंने लिख दिया पी गामा, तो पी गामा मतलब क्या होता है, तो ये हो गया अपने कार्बन का नाभिक। ठीक है, और इस कार्बन का जो नाभिक है उस पर आपने 1H1, ये जो कण है इनकी आपने बौछार की, तो बीच में बना नाइट्रोजन का नाभिक जो अस्थायी होता है। फिर वो वापस इसने क्या किया, गामा किरणों का उत्सर्जन करके वो उत्तेजित अवस्था से शांत अवस्था में आ गया, तो इसको आप बोलोगे पी गामा। ठीक है, मतलब जो मतलब गामा किरणें होती है उनका सिंबल ये होता है। ठीक है, फिर होता है NP, तो एक साइड से न्यूट्रॉन की बारिश, वही ये क्या है, सारे इसके एग्जाम्पल। आप इस प्रकार से नाभिकीय अभिक्रिया को दिखा सकते हो। अब इस प्रकार से नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है उसको आप दिखा सकते हो। सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इनको बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, इनको क्या बोलते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया। चलिए, अब नाभिकीय अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मेन बातें यहां से स्टार्ट होती है। नाभिकीय अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है नाभिकीय विखंडन और एक होती है नाभिकीय संलयन। क्या होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय अभिक्रिया होती है उनमें कुछ संरक्षण नियमों का पालन होता है। नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है उनमें क्या होता है, कुछ संरक्षण नियमों का पालन होता है। पहला होता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण में क्या होता है, अभिक्रिया से पहले तथा बाद में नाभिक के कुल परमाणु क्रमांक Z का मान समान रहता है।
अभिक्रिया से पहले तथा बाद में नाभिक के कुल परमाणु क्रमांक जेड का मान समान रहता है। चीज चेक कर लो कि सर जेड का मान समान है या नहीं है। ठीक है, सारे रिएक्शन चेक कर लेते हैं अपन। ये पहले ये चेक करते हैं, इसके जेड का मान 7 और 2 9, यहाँ देखो 9, 8 और 1 9, तो मतलब किसी भी स्थिति पे यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। ठीक है, ये 7 है, 1 और 6 7, ये भी 7, ये भी 7। ठीक है, यहाँ पर 7 है, 0 7, ये 7, 6 और 1 7। बात क्लियर? तो क्या होगा, हमेशा हमेशा जो एटॉमिक नंबर है जेड, उसका क्या होगा, संरक्षण होगा। उसका क्या होगा, जेड हमेशा सेम रहेगा, वो टूट जाएगा 2 पार्ट में, लेकिन कुल जेड का मान है वो संरक्षित रहेगा। ठीक है, फिर है न्यूक्लियनों का संरक्षण। न्यूक्लियन है यानी कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इनकी जो कुल संख्या है वो भी क्या रहती है, समान रहती है। तो अभिक्रिया से पहले तथा बाद में कुल द्रव्यमान संख्या ए समान रहती है। अब इसको चेक करो, इसकी जो द्रव्यमान संख्या 14 और 4 18, ये देखो 18, 17 और 1 18। ठीक है, ये कितनी 13, 1 और 12 13 13 13, ये कितनी 1 और 4 15 15 और 14 1 15। तो ये द्रव्यमान संख्या क्या रह रही है, समान। अभिक्रिया से पहले तथा बाद में कुल द्रव्यमान संख्या समान रहती है। ध्यान रखना, द्रव्यमान समान नहीं रहता है, द्रव्यमान समान नहीं रहता है। ठीक है, रह सकता है नहीं रह सकता वो बात और है, लेकिन द्रव्यमान संख्या हमेशा समान रहती है। द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान में फर्क होता है, द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान में फर्क होता है। और वो फर्क क्यों होता है, वो फर्क इसलिए होता है कि मान लो कोई तत्व है जिसकी द्रव्यमान संख्या 4 है। ठीक है, दूसरा कोई तत्व है उसकी भी मान लो भाई द्रव्यमान संख्या 4, फॉर एग्जाम्पल इसमें मान लिया कि 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसमें 1 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है, मैंने माना 1 प्रोटॉन। तो इसकी भी जो द्रव्यमान संख्या तो 4 होगी, इसकी भी द्रव्यमान संख्या 4 होगी, लेकिन द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, द्रव्यमान आप देखोगे तो इसका ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, इसका। कारण इसका ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन इसके पास 1 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है। और आपको पता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से ज्यादा होता है, तो इसके पास न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसके पास न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो साफ बात है इसका द्रव्यमान इससे ज्यादा, भले वो बहुत कम होगा, एएमई में होगा बहुत बारीक, लेकिन होगा। और वो बहुत छोटा सा द्रव्यमान भी आपको पता है कि बहुत विशालकाय ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तो यही बात है। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ में आ गया। आगे न्यूक्लियनों का संरक्षण, तो अभिक्रिया से पहले तथा बाद में कुल द्रव्यमान संख्या ए समान रहती है। ठीक है, कुल द्रव्यमान ए संख्या ए समान रहती है। ठीक है, द्रव्यमान समान नहीं रहता। अगर द्रव्यमान समान रहा तो फिर ये ऊर्जा कहां से आएगी भाई, तो फिर ये जो ऊर्जा निकल रही है ये कहां से, ये ऊर्जा आएगी कहां से, इस पूरी जो नाभिकीय अभिक्रिया है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें ऊर्जा आएगी कहां से, ये ऊर्जा लाके कौन देगा, ये ऊर्जा कहां से आती है, द्रव्यमान क्षति जो होती है उससे आती है। ठीक है, और द्रव्यमान क्षति कब होगी, अगर द्रव्यमान सेम रहा तो फिर द्रव्यमान क्षति कहां से होगी, वो तो क्या है, तो द्रव्यमान संख्या सेम रहेगी, लेकिन द्रव्यमान सेम नहीं रहेगा क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी। तो इसीलिए द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कम होगा, द्रव्यमान की क्षति होगी। तो हमेशा नाभिक की विखंडन हो या संलयन, दोनों ही केस में हमेशा क्या होगा, द्रव्यमान की क्षति होगी, और वो क्षति ही ऊर्जा में परिवर्तित होगी। समझ गए, आपको ऊर्जा दोनों से मिलेगी, नाभिक की विखंडन में भी ऊर्जा मिलेगी, नाभिक की संलयन में भी ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा कहां से आएगी, वो द्रव्यमान की क्षति से आएगी। समझ गए, तो द्रव्यमान की क्षति होगी, द्रव्यमान संख्या की क्षति नहीं होगी, द्रव्यमान संख्या सेम रहेगी, जेड सेम रहेगा। ओके, फिर होता है ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण मतलब क्या है, जो यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है, वही कि द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में बदल जाती है, द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में बदल जाती है, द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में बदल जाती है। द्रव्यमान क्षति क्या होता है, ऊर्जा में बदल जाती है, कि भाई द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण होगा, क्या होगा,
जो द्रव्यमान में क्षति हुई है वो क्या होगी, ऊर्जा में बदल जाएगी। और आपने जो आइंस्टीन भाई साहब का नियम पढ़ा कि भाई द्रव्यमान और ऊर्जा सेम ही है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है, ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकता है। जो नाभिकीय अभिक्रिया में जो द्रव्यमान की क्षति होगी, जो नुकसान होगा, वही ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, बस। तो जो गायब होने वाला द्रव्यमान या फिर नुकसान, जितना द्रव्यमान का नुकसान हुआ, उसी से अपने को क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। वो किस फॉर्मूले से मिल रही है, E = mc², E = mc²। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण, ठीक है। तो ये सारे इन नियमों का संरक्षण होता है। आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा संरक्षण नियम लागू नहीं होता। आवेश संरक्षण होता है, न्यूक्लियनों का संरक्षण होता है, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक है। रेखीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण होता है, ठीक है, समझ गए। हाँ, चलो अब अपन पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए मैं पानी की 2 घूंट ले लेता हूं, तो क्लास बहुत ही ज्यादा मतलब लंबी और मतलब काफी इफेक्टिव क्लास भी है आज की, क्योंकि इसमें से मार्क्स 2, 4, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नाभिकीय विखंडन, किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। किसी भारी नाभिक, कोई भारी नाभिक हुआ, आपको पता है भारी नाभिक मोस्टली कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि मैं टूटकर स्थायी नाभिक बना दूं, जिससे मेरी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाए, ठीक है, और मैं स्थायित्व को प्राप्त कर सकूं। तो क्या होता है, किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। अब इस नाभिकीय विखंडन पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें आधारित है, एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। एज ए जनरल साइंस भी ध्यान रखना है, जनरल साइंस में भी पूछ सकते हैं और आपको एज ए फिजिक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित कौन से हैं, एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि परमाणु भट्टी और परमाणु बम। परमाणु भट्टी और परमाणु बम, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉम बम, दोनों ही नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। पूरा समझेंगे नाभिकीय विखंडन कैसे होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई भी आपके डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से नोट्स भी आपके सेट किए हुए पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बात क्लियर, चलिए। और ऐसी पीडीएफ मिले तो इनको छुपा के मत रखा करो, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर भी किया करोगी, इतनी शानदार जो कंटेंट है, चीज है, और बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है। आपको कहीं से कुछ और उठा के देखने की मतलब काम ही नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, कहीं से कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। ना तो आपको एनसीईआरटी देखनी है, नहीं कुछ, क्योंकि सब चीजों का गोल है ये, ठीक है, सब चीजों का गोल है, ठीक है ना। तो उसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक। चलो, इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। इस जो प्रक्रिया है इसमें कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। आइंस्टीन E = mc² के अनुसार यही द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है और इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब जब नाभिकीय विखंडन होगा, भारी नाभिक जब हल्के नाभिकों में टूटता है तो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या का तो संरक्षण रहता है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियनों का संरक्षण रहता है, आवेश का संरक्षण रहता है, लेकिन द्रव्यमान का संरक्षण नहीं रहता। द्रव्यमान में कमी हो जाती है, ठीक है, द्रव्यमान में कमी हो जाती है। और जो आइंस्टीन भाई साहब के अनुसार E = mc² के अनुसार यही द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है और इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यही जो नाभिकीय ऊर्जा है, परमाणु भट्टी हो या फिर परमाणु बम हो, उसमें काम में आती है। इस क्रिया में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ेगी और नाभिक स्थायी होंगे, ठीक है। हाँ,
अब बात आती है यूरेनियम। किसकी बात आती है? यूरेनियम की। यूरेनियम भाई साहब मतलब पूरी दुनिया आजकल इस चीज के पीछे पागल है। यूरेनियम बहुत महंगी चीज है, मतलब ये समझ लो, ठीक है, बहुत महंगी चीज है यूरेनियम। दुनिया इसके पीछे पागल है, ठीक है। क्यों पागल है आपको समझ में आ जाएगा। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है यूरेनियम। क्या है? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। प्राकृतिक यूरेनियम के दो आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक, यानी कि जो अपनी प्रकृति है, प्रकृति में यूरेनियम के दो समस्थानिक पाए जाते हैं, 92U235 व 92U238। एक तो ये बात ध्यान रखना, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है 92 खोपड़ी में बिठा लेना, अब की बार एग्जाम में छप सकता है, ठीक है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक, ठीक है, तो ध्यान रखना कितना था 92। अब ये क्या होता है? समस्थानिक। समस्थानिक वही होते हैं भाई जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, ठीक है। तो इसके दो समस्थानिक होते हैं, एक तो 92U235, एक 92U238। एक को बोलते हैं यूरेनियम 235, एक को बोलते हैं यूरेनियम 238। तो जो प्राकृतिक रूप से जो जमीन के अंदर या प्रकृति में जहां कहीं पर भी कहीं से भी कुछ भी मिलो, ठीक है, अगर आपको कोई 100% यूरेनियम मिला है तो 100% यूरेनियम में से यूरेनियम 238 होता है 99.3%, और जो यूरेनियम 235 होता है 0.7% होता है। यूरेनियम 235 होता है वो होता है 0.7%। और दुनिया सबसे ज्यादा पागल किसके पीछे है? जो नहीं मिलता उसके पीछे, ठीक है, जो नहीं मिलता उसके पीछे दुनिया पागल है। तो वही यूरेनियम 235 है 0.7%। यूरेनियम 235 है 0.7%, सबसे कम 0.7% सबसे कम पाया जाता है। और दुनिया इसी के पीछे पागल है कि मेरे को ये मिल जाए, ठीक है, ये मिल जाए। अब देखो यूरेनियम 235 के पीछे क्यों पागल है बताओ। देखो इसकी कहानी क्या है। यूरेनियम 238 है, इसका विखंडन केवल तीव्रगामी न्यूट्रॉन, तीव्रगामी न्यूट्रॉन मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। आपको पता है ऊर्जा का एक छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको बहुत बार कहीं ना कहीं लिखाया भी होगा ये चीज, ठीक है, या नहीं तो आगे लिखा दूंगा वैसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या ध्यान रखना, ये ऊर्जा का मात्रक है, ये होता है ऊर्जा का मात्रक, ठीक है। हाँ, मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, तो यूरेनियम 238 का विखंडन केवल तीव्रगामी न्यूट्रॉन। अब आप कहोगे कि सर तीव्रगामी तेज गति से भागने वाले और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध हुआ? एक साइड बोल रहे हो कि आप यहाँ पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन है और इसकी ऊर्जा इतनी। तो देखो जो इंसान या जो चीज प्रकृति में तीव्रगामी होगी, तेज गति से भागने वाली होगी, वो अपने साथ एक चीज लेके चलती है, वो है गतिज ऊर्जा, वो है गतिज ऊर्जा। जो कण या कोई भी इंसान या कुछ भी मूवमेंट हो रहा है तीव्र गति से, वो तेज भाग रहा है, उसका मतलब उसके पास गतिज ऊर्जा ज्यादा है। कौन सी है? गतिज ऊर्जा ज्यादा है। तो जो यूरेनियम 238 का विखंडन केवल तीव्रगामी न्यूट्रॉन 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से ही संभव है। यानी कि यूरेनियम 238 का विखंडन तभी होगा कि अपन उसके ऊपर तीव्रगामी न्यूट्रॉन की बारिश करें, किससे? बहुत तेज गति से न्यूट्रॉन की बारिश करें, तभी यूरेनियम 238 का विखंडन संभव है। जबकि यूरेनियम 235 का विखंडन मंदगामी न्यूट्रॉन यानी कि जिनकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से भी कम ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इससे भी कम ऊर्जा वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन बाबड़ा बिल्कुल ऐसे धीरे 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 आराम से जाके, आराम से शांति से जाके यूरेनियम 235 के जाके लग जाए, वहीं पे कल्याण हो गया।
वही चीज है, यूरेनियम 235 का विखंडन मंदगामी न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम ऊर्जा से भी संभव है। मंदगामी न्यूट्रॉन से भी संभव, यानी कि मतलब बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल धीरे तो नहीं होता, क्योंकि कारण ये होता है क्योंकि न्यूट्रॉन का खुद का द्रव्यमान बहुत कम होता है, मास बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए तो इतनी छोटी सी ऊर्जा भी, भाई इसका मास कितना 10 की घात -27 में होता है, और उसके बाद जो ऊर्जा है वो -19 की घात में, तो उससे भी इसका वेग तो बहुत तेज बन जाएगा। लेकिन सोचो कि यदि इतनी ऊर्जा चाहिए तो ये तो वेग बहुत तेज होता है, तो नॉर्मली इसको प्राप्त करना संभव नहीं होता, ठीक है। तो जबकि यूरेनियम 235 का विखंडन मंदगामी न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम ऊर्जा से भी संभव है, ठीक है। अतः सबसे इंपॉर्टेंट यूरेनियम 235 ही विखंडन के लिए अधिक उपयोगी है। समझ में आ गया? तो मामला यूरेनियम 235 पे टिका हुआ है। यूरेनियम 235 सबसे अधिक उपयोगी है क्योंकि इसको आसानी से कोई न्यूट्रॉन फेंक कर विखंडित कर सकते हैं। परमाणु बम में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, दुनिया इसी के पीछे पागल है। परमाणु बम में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब यूरेनियम 235 का विखंडन देखते हैं। यूरेनियम 238 को भूल जाओ, वो बेचारा क्या करेगा, कब विखंडित होगा ढंग से, जब तीव्रगामी न्यूट्रॉन आएंगे ना तभी वो विखंडित होगा। तो नॉर्मली किसी न्यूट्रॉन को फेंक दिया ना उसकी साइड, तो बेचारे वो न्यूट्रॉन को ही ले लेगा, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा। समझ गए भाई? यूरेनियम 238 जो है उसकी साइड अगर आपने जो मंद गति से न्यूट्रॉन को भेज दिया ना, तो वो क्या करेगा, उनको ले लेना बेटा, उसको बोला अपने में शामिल कर लेगा, उसको उसका क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, और खुद ये विखंडित भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको विखंडित करने के लिए तो तीव्रगामी न्यूट्रॉन चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मंद अपने जो न्यूट्रॉन है उससे कौन विखंडित होता है, यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 में होता क्या है, आपने यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन की बारिश की, यानी एक न्यूट्रॉन उसकी तरफ फेंका, तो वो बना 92 यूरेनियम 236। इसका यूरेनियम का दूसरा वही समस्थानिक जो कि अस्थायी होता है, जो कि क्या होता है, अस्थायी होता है। ये बनते ही नेक्स्ट पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। वो बनते हैं 56 BA1 141 और 36 KR92, और साथ में निकलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साथ में निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि यूरेनियम और न्यूट्रॉन की जो नाभिकीय अभिक्रिया उसमें कितने नए न्यूट्रॉन बनते हैं, तो 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 नए न्यूट्रॉन, और साथ में निकलती है ऊर्जा, साथ में निकलती है ऊर्जा। समझ गए? इसमें भी आप देखोगे तो ये 92 56 36 92 235 और 236 ये जोड़ोगे तो भी ये 236 आएंगे। देखो 141 92 ये हो गया 233 और 3 इसके, भाई एक ये 3 बार है तो ठीक है, 3 और जोड़ के 236, और साथ में निकलेगी ऊर्जा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साथ में निकलेगी ऊर्जा, ठीक है। इस प्रक्रिया में 3 नए न्यूट्रॉन व अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। विखंडन में द्रव्यमान शक्ति व उत्पन्न उष्मा, बात करते हैं कि सर जी विखंडन का पूरा जो है प्रोसेस, उसमें द्रव्यमान शक्ति और उत्पन्न उष्मा क्या खेल है। देखो विखंडन से पहले का द्रव्यमान, विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान देखे तो देखो 92 यूरेनियम 235, तो इसमें से जो ये तो हो गए न्यूट्रॉन, ये हो गए अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन है जो जेड है 92 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, आपको किस में रखना है, एमयू में रखना है, मैंने लिखवाया हुआ है 1.007 कुछ ऐसा, ठीक है। तो 92 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और 235 में 92 घटा दो, वो आपके निकल के आएगा न्यूट्रॉन, तो इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन ये करोगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। ये गुणा भाग, हालांकि आपको याद नहीं रखना है, मैं चीजें समझा रहा हूं, लेकिन ये कैलकुलेशन आप करने की कोशिश करना कि इसके आसपास मान आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल किसी चीज को देखकर डरना नहीं, आप कैलकुलेशन जैसे देखते हो छोड़ देते हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे होगा, प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। फिर है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का होता है 1.0087 AMU, तो अतः विखंडन से पूर्व कुल द्रव्यमान इसका और इसका योग हुआ, इसका, ठीक है, यूरेनियम और न्यूट्रॉन का, वो आया 236.0526 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। विखंडन के बाद का देखो तो इसका 56 BA 141 का आया
140.9139 AMU, इसका इतना मतलब ये मिला के कुल मिला के जो और 3 न्यूट्रॉन का आ गया 3.0261, यानी कि जो 1 न्यूट्रॉन का कितना होता है ये होता है, इसको 3 से कर दो गुणा तो 3 न्यूट्रॉन का ये आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 235.8373। अब देखो इस केस में जो द्रव्यमान में जो कमी हुई है, द्रव्यमान में कमी होगी 236.0526 माइनस 235.8373, 0.2153 AMU, 0.2153 AMU। और आपको पता है एक AMU कितना होता है, एक AMU होता है 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg, ये मैंने लिखवाया था। एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg। और देखो ये देखो भी यहाँ पर चीज है, एक AMU होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होता है। जो एक AMU होता है ना, एक AMU वो 931 M मतलब मेगा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। देख लेते हैं कैसे, ठीक है। देखो एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की घात 27 kg, ठीक है। तो E बराबर क्या होता है MC स्क्वायर, M कितना है 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 27, C कितना है 3 इंटू 10 की घात 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये आपके आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 की घात 16। अब ये तो आपके क्या है, ठीक है, ये तो आपके ये भी लिख लेना आप साइड में, ठीक है। एक AMU कितना होता है, इतना kg होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गया 9 इंटू 10 की घात 16, ये आपके आ गया ऊर्जा किसमें आएगी, जूल में आएगी। अब आपको बदलना है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करोगे, भाग करोगे, तो 10 की घात माइनस 27 किससे भाग करोगे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 से, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लिख लेना ये साइड में, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो अब ये सारा जोड़ भागी गुणा भाग वो करना है अपने को, ठीक है। एक बात देख लेते हैं और कि 10 की घात माइनस 27 10 की घात 16 10 की घात माइनस 19, तो ये देखो 10 की घात ये 19 जाएगा ऊपर, तो यह जाएगा 10 की घात में माइनस 27, ये ऊपर जाएगा तो 19 और ये 16 ही है, ठीक है। 16 और 19 35 और माइनस 27, यानी कि ये आ जाएगा 10 की घात 8, ये आ जाएगा 10 की घात 8 आ जाएगा, 10 की घात 8, ठीक है। और ये 9 है ही है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके लास्ट में 1.66 बटा 1.6 इंटू 9 इंटू 10 की घात 8, ठीक है। ये देखो ये लगभग आप ये गुणा करोगे तो 1.66 में आप 1.6 का भाग दोगे तो कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 से आप वो करोगे, गुणा करोगे, ठीक है। तो ये कुछ आएगा 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की घात 8, ठीक है। मैं अगर इसको 9 इंटू वैसे कर दूँ 100 और 10 की घात 6 लिख दूँ, ठीक है, 10 की घात 6 लिख दूँ, ये कितना हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग और कुछ, मतलब मान लो, ठीक है, यहाँ पे 900 या 920 930 के आसपास चीज होगी 9 इंटू, ठीक है। और साथ में 10 की घात 6, 10 की घात 6 को बोलते हैं मेगा, 10 की घात 6 को बोलते हैं मेगा, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए यहां से ये आया है। एक AMU जो द्रव्यमान होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। इतना क्योंकि एग्जाम में आप निकालने बैठोगे नहीं, मैंने आपको बताया कि कैसे हुआ चीज, ठीक है, वो आप देख लेना। तो इसीलिए चूंकि एक AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। ये पूरी तो एक AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। तो अपने पास कितना है AMU 0.2153 AMU है, 0.2153 इंटू 931, ये आ जाएगा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। यानी कि जो आपका यूरेनियम है
यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कितनी है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये पूछ ले, ये तो है एक नाभिक से, ये पूछ रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितना? सिर्फ 1 ग्राम। 1 ग्राम कितना होगा? बहुत छोटा सा। 1 ग्राम यूरेनियम बहुत काफी होता है भाई साहब, ठीक है, टेस्ट नेस्ट करने के लिए बहुत काफी होता है, ये समझ लो। तो 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा ये निकालनी है अपने को, ठीक है। तो आपको पता है 1 मोल जो है होता है यूरेनियम, उसका जो द्रव्यमान कितना होता है? 235 ग्राम। 1 मोल जो यूरेनियम है उसका द्रव्यमान कितना? 235 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम में यूरेनियम के कितने जो एटॉम होंगे? तो वो होंगे 6.02 इंटू 10 की घात 23 बट्टा 235, यानी 1 ग्राम में यूरेनियम, यानी कि यही मतलब तो आपको पता है कि भाई 1 मोल का द्रव्यमान, यानी कि भाई जब 6.023 10 की घात 23 जब जो मतलब नंबर ऑफ एटॉम होते हैं उसमें आपका जो द्रव्यमान होता है 235 ग्राम होता है, ठीक है। 235 ग्राम यानी कि मतलब 235 अगर ग्राम द्रव्यमान है तो उसमें 6.02 इंटू 10 की घात 23 क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो यदि मान लो यही द्रव्यमान 1 ग्राम है तो कितने होंगे? तो वही 6.02 इंटू 10 की घात 23 बटा 235, जब भाग करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। और इससे प्राप्त ऊर्जा, तो जो एक नाभिक होता है उससे जो होती है प्राप्त ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको 200 से कर दो गुणा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की घात 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इंटू 10 की घात 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो 5 इंटू 10 की घात 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसका मतलब आप समझ लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब 10 की घात -19 और ये 10 की घात 23, मतलब ये आपके रहेगा लगभग पीछे रहेगा 4 की घात में, मतलब ये समझ लो कि ये लगभग 10,000 जूल के आसपास मामला हो रहा है। मतलब 1 ग्राम यूरेनियम से 10,000 जूल, यानी कि ये मतलब इतनी ऊर्जा होती है कि आप लगभग 1 लाख लीटर पानी, 1 लाख लीटर पानी है ना, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकते हो। यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी बना हुआ, बर्फ बना हुआ है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वो क्या बर्फ बना हुआ है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। तो उसको ऐसे 1 लीटर 1 लाख लीटर, कितने? 1 लाख लीटर पानी को आप ऊर्जा में मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हो। तो ये इतनी ऊर्जा होती है कि 1 लाख लीटर पानी को आप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकते हो। इतनी ऊर्जा होती है, कितने? 1 लाख लीटर पानी को, समझ गए नहीं कि बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। चलिए अब बात करते हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है? देखो, यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। आपको पता है जो यूरेनियम का एक नाभिक है उसके विखंडन से 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। अगर परिस्थितियां सब कुछ ठीक रही तो 3 न्यूट्रॉन दूसरे कोई 3 यूरेनियम नाभिक है, 3 न्यूट्रॉन दूसरे कोई 3 यूरेनियम नाभिक है, उन पर आपतित होकर या उनसे टक्कर करके वो क्या करते हैं? उन दूसरे जो 3 नए यूरेनियम नाभिक है उनको भी विखंडित करते हैं, ठीक है। भाई आपने 1 न्यूट्रॉन लिया, 1 न्यूट्रॉन क्या करेगा? एक नाभिक को करेगा विखंडित। 1 न्यूट्रॉन एक से ज्यादा नाभिकों को विखंडित नहीं कर सकता। 1 न्यूट्रॉन एक नाभिक किसका? यूरेनियम का। अब आपने जैसे कि 1 ग्राम यूरेनियम लिया है तो उसमें तो बहुत सारे नाभिक होंगे, ठीक है। तो आपका जो 1 न्यूट्रॉन क्या करेगा? यूरेनियम के एक जो नाभिक है उसको करेगा टारगेट, उससे बनेंगे 3 नए न्यूट्रॉन। वो 3 नए न्यूट्रॉन आपके 3 दूसरे जो यूरेनियम के नाभिक है उनके साथ वो करेगा क्रिया, तो उससे और
3 से 3 और, यानी कि 3 3 3, पहले बने 1 से 3, 3 से सीधा हो गया 9, ठीक है। अब ये 9 वापिस 9 पे करेंगे तो 9 × 3 27, तो ये प्रोसेस ऐसे ऐसे चलेगा। वही कहने का मतलब, यानी कि पहले एक था, 1 से 3 बने, 3 से 9 बने, 9 से 27, 1 3 9 और 27, 1 3 9 और 27, और ऐसे ऐसे 3 गुणा में मतलब चीजें वो होती रहती है। इसको बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया। तो यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम नाभिकों को इस प्रकार विखंडित करते हैं कि यूरेनियम के इन 3 नाभिकों के विखंडन से 9 नए न्यूट्रॉन तथा अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अनुकूल परिस्थितियों में नए न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला यानी कि चेन बन जाती है, जो एक बार प्रारंभ होने पर सतत तेजी से जारी रहती है। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, और मतलब वो होता रहता है। ये तब तक होता रहता है जब तक कि समस्त यूरेनियम के नाभिक विखंडित नहीं हो जाते। ये प्रक्रिया कब तक होती रहेगी? जब तक कि समस्त यूरेनियम के नाभिक विखंडित नहीं हो जाती। इस प्रक्रिया को नाभिक की श्रृंखला कहते हैं। मतलब एक चेन रिएक्शन आगे से आगे, एक न्यूट्रॉन दिया आपने, एक न्यूट्रॉन से एक नाभिक विखंडित हुआ, 3 नए न्यूट्रॉन बने। वो 3 नए न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के 3 दूसरे नाभिक को किया विखंडित, उससे 9 न्यूट्रॉन बने। 9 न्यूट्रॉन 9 नाभिक 27, ऐसे मतलब होता रहेगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा यूरेनियम खत्म नहीं हो जाए। आप यानी कि आपने 1 ग्राम यूरेनियम लिया है, तो 1 ग्राम पूरा जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा बहुत कम समय में एक भयानक रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न ऊर्जा है वो बहुत कम समय में भयानक रूप धारण कर लेती है। जो अपना एटॉम बम है वो इसी चीज पे होता है, ठीक है। देखो, श्रृंखला अभिक्रिया को बंद करने वाले कारक, तो सर जी श्रृंखला अभिक्रिया को बंद कैसे कर सकते हैं? देखो श्रृंखला अभिक्रिया को बंद करने के कारक है तंत्र से न्यूट्रॉन का निकालना। या तो अपन क्या करें, कोई भी अपना सिस्टम है जहां पे ये श्रृंखला अभिक्रिया हो रही है, वहां से न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दे, एक तरीका ये। या फिर ये कि तंत्र में उपस्थित अविखंडनीय पदार्थ द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ उस जो सिस्टम में डाल दे, ठीक है, या फिर वहां पर रख दे कि वो न्यूट्रॉन का क्या करे, अवशोषण कर ले। न्यूट्रॉन का अवशोषण कर ले, खुद तो विखंडित नहीं हो लेकिन न्यूट्रॉन का अवशोषण कर ले, ये हो सकता है। या फिर होता है यूरेनियम 238 द्वारा न्यूट्रॉन का अवशोषण। यूरेनियम 238 क्या है, न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेता है। ये यूरेनियम 238 आसानी से न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेता है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम 238 को विखंडित करने के लिए तो आपको बहुत ही तेज गति से वो चलने वाली न्यूट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है, यूरेनियम 238 आसानी से आपके क्या करता है, जो न्यूट्रॉन आते हैं उनको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्योंकि खुद विखंडित नहीं होता, क्योंकि इसको खुद को विखंडित करने के लिए बहुत ज्यादा तीव्रगामी न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। 3 चीजों से अपन ये चीज कर सकते हैं। इस अभिक्रिया को कैसे बंद किया जाए? सिस्टम से न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दे, कुछ ऐसी चीज कर दे कि न्यूट्रॉन सिस्टम से बाहर ही निकल जाए, ठीक है। या फिर इस जो सिस्टम में कोई ऐसी चीज डाल दे जो खुद तो अविखंडनीय हो और वो न्यूट्रॉन का क्या कर दे, अवशोषण कर दे। वो सेम वही चीज है। ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 लगभग सेम ही चीज है। ये अविखंडनीय पदार्थ जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसका काम कौन करता है, यूरेनियम 238। ये क्या करता है, आसानी से न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेता है और खुद विखंडित नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो नाभिकीय विखंडन में ये मतलब नाभिकीय विखंडन में ये आवश्यक नहीं है कि अभिक्रिया से प्राप्त सभी न्यूट्रॉन श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण आगे बढ़ाए। यानी कि मतलब मैंने बताया कि नाभिकीय विखंडन में 1 से 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, 3 से 9 बनेंगे, 9 से बनेंगे 27। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो 3 न्यूट्रॉन बने वो 3 के 3 नेक्स्ट नाभिकीय अभिक्रिया में भाग ले या फिर नेक्स्ट जो अपना यूरेनियम नाभिक है उसको विखंडित करने का काम करे, तो ये जरूरी नहीं है। तो विखंडन में प्राप्त न्यूट्रॉनों में से कुछ न्यूट्रॉन अविखंडनीय पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। जो विखंडन से जैसे 3 बने, 3 में से हो सकता है 1 न्यूट्रॉन कोई अविखंडनीय पदार्थ से अवशोषित हो गया, ठीक है। तथा कुछ विखंडनीय पदार्थ के नाभिक से संगठन के पूर्व ही तंत्र की ज्यामिति से बाहर निकल, यानी कि ये भी हो सकता है कि सिस्टम से बाहर निकल जाए,
तो मतलब न्यूट्रॉन गायब भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन गायब भी हो सकते हैं, मैंने बताया। तो क्या होता है कि श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शर्त होती है। वो आवश्यक शर्त क्या है कि विखंडन से प्राप्त प्रत्येक नाभिक के न्यूट्रॉनों में से औसत कम से कम एक न्यूट्रॉन ऐसा हो, भाई 3 निकले ना तो 3 में से 2 चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक न्यूट्रॉन ऐसा हो जो कि नए नाभिक को तोड़ने में भाग ले। ठीक है भाई, 3 बने, 3 न्यूट्रॉन बने, 3 में से कोई एक सिस्टम से बाहर चला गया, एक कोई किसी जो अविखंडनीय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम 238 है उसने ले लिया, पीछे एक रहा तो वो एक भाग ले लेगा, यदि अगर वो एक भी नहीं है तो फिर अभिक्रिया रुक जाएगी, तो औसत कम से कम एक न्यूट्रॉन ऐसा हो जो नए नाभिक को तोड़ने में भाग ले। ठीक है, इसको बोलते हैं पुनर्उत्पादन गुणांक, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन का पुनर्उत्पादन गुणांक, जिसको बोलते हैं के मतलब क्या होता है, विखंडन के प्रारंभ में न्यूट्रॉन की संख्या, विखंडन के प्रारंभ में न्यूट्रॉन की संख्या बटा इससे एक पीढ़ी पहले विखंडन के प्रारंभ में न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि मान लो पहले आपके पास न्यूट्रॉन 1 था, कितने थे न्यूट्रॉन, पहले आपके पास न्यूट्रॉन 1 था, ठीक है, 1 से बने 3 से बने 9, तो आपको निकालना है के। तो मान लो इस स्थिति में के निकालो, इसके लिए क्या आएगा 3/1, 3/1, ठीक है, 3/1 आ गया। अगर इसके लिए निकालो तो भी ये 9/3 यानी कि 3/1। अब यहां पर अपन क्या मान रहे हैं कि 3 बने, वो 3 के 3 यूरेनियम को तोड़ने में भाग ले रहे, ठीक है, वो अपन मान रहे। अगर मान लो ये 3 बने, ये 3 में से 3 भाग नहीं लेके 2 भाग ले रहे, यूरेनियम को तोड़ने में कितने 2 भाग ले रहे हैं, तो 2/1, तो इसका जो के का मान कितना होगा 2 होगा। मान लो इस 3 में से एक ही भाग ले रहा है तो 1/1, समझ गए इस हिसाब से। ठीक है, मैं अगर इसी को समझाऊं कि मान लो कि फिर से समझते हैं थोड़ी चीज, नेक्स्ट स्टेज में समझते हैं। भाई 1 से 3 बने, ठीक है, अब 3 है, ठीक है, 1 से बने 3 बने और 3 से बने मान लो 9। अब 9 में से ये जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे 9 मतलब आगे नाभिक को तोड़ने में काम में आए, हो सकता है कि 2 काम में नहीं आ रहे, पीछे रह रहे 7, पीछे रह रहे 7, जो 7 ही है जो नए नाभिक को तोड़ने के लिए काम में आ रहे हैं, तो 7/3 रहेगा, 7/3 मतलब जितने मतलब यहां पर काम में आए, यानी कि विखंडन के प्रारंभ में न्यूट्रॉन की संख्या बटा इससे एक पीढ़ी पहले विखंडन के प्रारंभ में न्यूट्रॉन। समझ गए, ये वाली बात है। ठीक है, कि भाई माना इस पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन है जो विखंडन करने के लिए काम में आ रहे हैं, और उससे पहले वाली पीढ़ी थी उसमें कितने न्यूट्रॉन है जो विखंडन करने के लिए काम में आ रहे हैं, उन दोनों का अनुपात, रेशियो, ठीक है, वो होता है, वो मान होता है के, वो मान क्या होता है के होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पुनर्उत्पादन गुणांक। तो अब देखो, यदि के 1 से बड़ा है, के 1 से बड़ा है तो ऊर्जा का उत्पादन अत्यधिक तेज गति, के 1 से बड़ा तो क्या होगा, 1 से बड़ा है तो मतलब चीजें बिल्कुल फास्ट होती रहती है, 1 से 3, 3 से 9, 27 ऐसे धीरे धीरे फास्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, यदि के बराबर 1 है तो नियत दर से काम होगा, नियत दर से मतलब कि 1 बना, 1 से वापस 3 बने लेकिन काम में 1 ही आया, फिर वापस 3 बने मतलब काम में 1 ही आया, तो ये क्या चल रहा है, नियत दर से चल रहा है, ये चल रहा है नियत दर से। फिर ऐसे चल रहा है 1, 3, 9, 27, तो ये अत्यधिक तेज गति से, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे विस्फोट की तरह हो जाएगा। तो ये तो है नियंत्रित, ये हो जाएगा अनियंत्रित, ये क्या हो जाएगा, भाई इसको कैसे नियंत्रित करोगे, तो ये अनियंत्रित है, ये क्या नियंत्रित है। ठीक है, चलो बात समझ गए, ठीक है। और यदि k लेस देन 1 है, अगर k लेस देन 1 है तो क्या होगा, अभिक्रिया रुक जाएगी। k लेस देन 1 हुआ तो अभिक्रिया क्या होगी, रुक जाएगी, मतलब आगे बढ़ के अभिक्रिया रुक जाएगी। तो k लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए आपको k का मान 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। यदि नियत दर से चलना है तो 1, और यदि अत्यधिक बिल्कुल ऐसे विशाल का है, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करनी है बिल्कुल तेज गति से, तो k का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। बात क्लियर, समझ गए। यदि k लेस देन 1 है तो अभिक्रिया रुक जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, यह है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखो ये आपके यूरेनियम 235, ठीक है, बीच में बनता है 236, आपको जानिए बीच में बनता है, फिर इससे निकले 3 नए न्यूट्रॉन, इससे क्या निकले
3 नए न्यूट्रॉन निकले। ये देखो, एक न्यूट्रॉन ये था और इससे अब यहाँ पे 3 नए न्यूट्रॉन बने, 3 नए न्यूट्रॉन बने। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये 3 नए न्यूट्रॉन, 3 नए जो यूरेनियम के नाभिक है, इन पर क्या करेगा, मतलब इनके साथ करेगा, क्रिया करेगा। तो क्या होगा, वापिस ये नई चीज। और यूरेनियम का एक नाभिक जब विखंडित होता है तो कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उत्पन्न होती है। जो पहली बार क्रिया हुई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उत्पन्न हुई। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, 3 गुना होगी जो ऊर्जा है, वो एकदम से 3 गुना। इससे अगली स्टेज में इससे भी 3 गुना। तो ऊर्जा एक बहुत भयानक ढंग से बढ़ती है। ये क्या है, ये आपके जो है एग्जाम्पल है के बड़ा हो 1 से। ये है एग्जाम्पल के बड़ा हो 1 से। ये किसका है, एग्जाम्पल के बड़ा हो 1 से। के 1 से बड़ा है, के 1 से बड़ा है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने 3, यहाँ काम में 3 आ रहे हैं, यहाँ काम में 1 आ रहा है। 3/1 यानी कि इसके लिए अगर के का मान अपन देखे तो के का मान कितना, 3 हो गया। के का मान कितना, 3 हो गया। ठीक है, ये तो ये के ग्रेटर देन 1 से बड़ा। अगर ये मान लो भूल जाओ, ये दो नहीं होते, ये ऊपर वाला नीचे वाला नहीं होता, तो ये हो गया के बराबर 1, मतलब 1 से आगे 1 बना वो, तो वो मतलब ये ऊर्जा निकली, नेक्स्ट ये निकली, मतलब उतनी की उतनी ऊर्जा नियत दर से निकल रही है। यहाँ से भी निकली 200, यहाँ भी निकली 200, तो ऊर्जा नियत दर से। ये नियत दर नहीं, तो बहुत अत्यधिक तेजी से 200 से सीधा 600 से आगे नेक्स्ट इसका 3 गुना, ऐसे काम होता रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब इसमें एक चीज और होती है, वो बात आती है मास की, द्रव्यमान की, कि इसमें ये होता है कि आपको यदि यूरेनियम के किसी नाभिक को विखंडित करना है तो जो यूरेनियम का जो पदार्थ है उसका मिनिमम द्रव्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम द्रव्यमान होना चाहिए। अगर वो मिनिमम द्रव्यमान नहीं है तो आपके आगे नाभिकीय अभिक्रिया नहीं होगी, तो आपके आगे नाभिकीय अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए जो आपका द्रव्यमान है वो मिनिमम द्रव्यमान से ज्यादा होना चाहिए, और जो के का मान है वो पुनरुत्पादन गुणांक वो भी 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 या 1 से, दो शर्तें, ठीक है। 2 शर्त क्या है, जो विखंडन अभिक्रिया है उसको जारी रखने की 2 शर्तें। एक तो जो मतलब आपका जो पदार्थ है, ठीक है, उसकी मात्रा जो मिनिमम की भी इतना तो चाहिए ही, वो चाहिए, उससे ज्यादा आपको लेना है। फिर जो के है यानी न्यूट्रॉन मिनिमम 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। 2 चीजें आपके फॉलो होनी चाहिए, तभी आपके ये नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया कितने टाइप की होती है, तो श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, नियंत्रित और अनियंत्रित। अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि के बराबर 1, यानी कि बिल्कुल नियत दर से चल रही है, तो वो होता है के बराबर 1। और उसका जो उदाहरण होता है वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि परमाणु पट्टी। और जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी के बड़ा है 1 से, उसका उदाहरण होता है परमाणु बम, एटॉम बम। ठीक है, तो अब देखो, और यदि के लेस देन 1 है तो आपके श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होगी। के लेस देन 1 है तो आपकी श्रृंखला अभिक्रिया होती नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए अब बात करते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बराबर 1। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बराबर 1। तो देखो,
अभिक्रिया जिसमें मुक्त ऊर्जा सदैव विस्फोट की सीमा से कम अर्थात नियंत्रित हो, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो मुक्त ऊर्जा जो निकली है वो विस्फोट की सीमा से, मतलब जिसको नियंत्रित रखा जा सके, विस्फोट की सीमा से नियंत्रित हो, कम हो अर्थात नियंत्रित हो। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टी, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का। किसका? परमाणु भट्टी है वो नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगर ऑप्शन आपको कुछ उल्टा सीधा घुमा के पूछ लो, ध्यान रखना, जो अपनी परमाणु भट्टी है वो श्रृंखला अभिक्रिया में कौन सी? नियंत्रित और विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि नियंत्रित में विखंडन और संलयन दो होती है, तो यह नियंत्रित और विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि जिसमें एक नाभिक दो से ज्यादा में टूट रहा है। ठीक है, तो जो परमाणु भट्टी है वो नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया सिद्धांत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते रहना, अब जो चीजें आएगी ना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, और वहां से सवाल, मतलब यहां से समझ लोगे, यहां से सवाल पूछने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या चीजें होती है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में पहली चीज होती है विखंडनीय पदार्थ या ईंधन। अपन ईंधन के लिए कुछ चीज काम में लेते हैं, और वो जो अपना जो ईंधन होता है वो क्या होता है? नेचुरल यूरेनियम, तो ये हुआ। दूसरा होता है समर्थ यूरेनियम 235, ठीक है, और ये होता है Pu239। चलो, तो ये तो होता है आपके ईंधन। फिर बात करते हैं मंदक। मंदक क्या काम करता है? देखो, मतलब ईंधन तो समझ में आ गया कि भाई यूरेनियम 235 या मतलब और कोई भी चीज, मतलब ठीक है, जो अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ये तो हो गया ईंधन, मेन ईंधन चीज। फिर होता है मंदक। मंदक क्या होता है? देखो, जब भी विखंडन होगा तो विखंडन से जो न्यूट्रॉन निकलता है ना, उसकी गति बहुत तेज होती है। जब भी यूरेनियम का विखंडन होता है तो विखंडन से जो न्यूट्रॉन निकलता है इसकी गति बहुत तेज होती है, तो विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन की गति अत्यधिक होती है। तो अपन क्या करते हैं, पहले मंदक का प्रयोग कर इनकी गति को कम किया जाता है। समझ गए? विखंडन से जो अपने को न्यूट्रॉन प्राप्त होता है उसकी गति क्या होती है? अत्यधिक होती है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, मंदक का प्रयोग कर उसकी गति को क्या करते हैं? कम करते हैं, जिससे यूरेनियम 238 इन्हें अवशोषित कर लेता है। समझ गए? मतलब आप कहोगे सर ये मंदक का प्रयोग क्यों किया? डायरेक्ट ये यूरेनियम 238 इन्हें अवशोषित क्यों नहीं करता? तो मैंने बताया कि भाई साहब यूरेनियम 238 को विखंडित करने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, यानी अत्यधिक तेज गति वाले न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो मान लो अगर विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन बहुत तेज है और वो उतने तेज है कि यूरेनियम 238 को भी विखंडित कर ले, तो फिर वो विस्फोट हो जाएगा। तो अपन ये नहीं चाहते, अपन ये नहीं चाहते। ठीक है, अपन चाहते ये है कि इन न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया जाए, ताकि ये जो रिएक्शन है वो नियंत्रित रहे भाई। क्योंकि आपको बताया, अपने जब भी विखंडित होगा 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। और अपने को क्या करना है, इस परमाणु भट्टी से अपने को विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करनी है, या फिर कोई मतलब ऐसी चीज करनी है जो शांति के कार्यों में आए। ठीक है, अपने को युद्ध नहीं करना। ठीक है, इस टाइप की कोई चीज नहीं करनी, तो अपने को शांति के कार्य में करना है, नहीं इसको नियंत्रण में रखना है। इस क्रिया को क्या करना है? नियंत्रण में रखना है। तो नियंत्रण में रखना है, तो जो 3 बन रहे हैं, तो 3 में से मेरी कोशिश ये कि 2 को मैं क्या करूंगा? अवशोषित करूंगा। 2 को क्या करूंगा? अवशोषित करूंगा। ये करना है। तो इन 2 को अवशोषित करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा? इन दोनों की जो स्पीड है, जो गति है, उनको करूंगा कम। और वो किसका यूज करके करूंगा? मंदक का। मंदक का यूज करके इन दोनों की जो स्पीड है उसको करूंगा कम, और फिर मैं इनको यूरेनियम 238 से के सामने लाकर इनसे इनका क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। समझ गए? हाँ, अगर तेज गति से ये इससे टक्कर खा गया तो भाई साहब हो सकता है यूरेनियम 238 भी खुद विखंडित हो जाए, मैटर बिगड़ सकता है। ठीक है, हाँ, तो मैं चाहता हूं कि यूरेनियम 238 विखंडित नहीं हो, ये केवल इनको अवशोषित करे। तो उसके लिए मेरे को मंदक का प्रयोग करके इनकी गति को कम करना होता है। और जो मंदक के पदार्थ है वो है भारी पानी। ये तीनों चीज रट लेना भले। ठीक है, सवाल सीधा सीधा आएगा कि परमाणु भट्टी में
निम्न में से कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में काम में लिया जाता है? मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। तो भारी पानी DTO क्या होता है? भारी पानी DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। ये ध्यान रखना, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये भी मतलब ध्यान रखना। तो ये भारी पानी का क्या है? उदाहरण है, ठीक है। और ये दो और ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके क्या है? मंदक पदार्थ है। ये क्या है? मंदक पदार्थ। ये क्या करेंगे? स्पीड को कर देंगे कम, स्पीड को कर देंगे कम, और फिर क्या होगा? उसका यूरेनियम 238 से अवशोषण हो जाएगा। चलिए, दो चीजें समझ गए। तीसरा आता है नियंत्रक छड़। तीसरा क्या आता है? नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ क्या होता है? देखो, विखंडन की दर पर नियंत्रण रखने के लिए कैडमियम की छड़ होती है। किसकी? कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम दिख रहा होगा वैसे तो साफ साफ आपको, ठीक है, दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये कैडमियम छड़ों का उपयोग किया जाता है। तो सीधा सीधा याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, वापिस पूछ भी सकते हैं। नियंत्रण छड़ यानी कि कंट्रोल रॉड्स के लिए ये क्या करते हैं? कैडमियम की छड़ें उनका प्रयोग करते हैं। कैडमियम क्या करता है? न्यूट्रॉन का उत्तम अवशोषक है। कैडमियम भी क्या करता है? न्यूट्रॉन को आसानी से अवशोषित कर लेता है। जब ये छड़ें रिएक्टर के अंदर होती है तो काफी संख्या में न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेती है, जिससे विखंडन क्रिया बंद हो जाती है। समझ गए? ये मतलब कैडमियम ऐसा है कि मतलब जो नाभिकीय रिएक्टर को बंद कर सकता है। बंद मतलब कैसे? कि उसके अंदर के सारे न्यूट्रॉन जो है उनको अवशोषित कर लेगा, एक भी न्यूट्रॉन वो नहीं बचेगा। ये मतलब क्या करता है भाई? इसमें और इसमें फर्क है। ये तो है कि मतलब 238, ये तो क्या करेंगे अपन जानबूझ के, जो 3 न्यूट्रॉन बनेंगे 3 में से कोशिश करेंगे दो न्यूट्रॉन को यहां पर भेजकर अपन अवशोषित वो कर ले, और जो अभिक्रिया को मतलब एक नियंत्रित रखे, ठीक है। जबकि ये क्या करता है? खींच के जो भी पूरा रिएक्टर है उसमें से जो भी न्यूट्रॉन उनको खींच के उनको अवशोषित कर लेता है, एक भी न्यूट्रॉन को छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो काफी संख्या में न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेते हैं, इससे विखंडन क्रिया बंद हो जाती है, ठीक है। अब धीरे धीरे मान लो इसको बाहर निकाल दिया, मैं समझाऊंगा, उसका डायग्राम देखेंगे उसमें समझ जाओगे। धीरे धीरे बाहर निकालते हैं तो क्रिया पुनः शुरू होने लगती है। इस स्थिति में परिवर्तन से श्रृंखला अभिक्रिया की दर को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी जो ये है नियंत्रण छड़, जो कैडमियम है, कैडमियम क्या नियंत्रण छड़ है। इसकी सहायता से अपन न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। इसको डाला अंदर तो उसने सारे न्यूट्रॉन को कर लिया, अवशोषण हो गई बंद, बाहर निकाला वापिस न्यूट्रॉन भागने लगे, ठीक है। तो ये होता है। अब इन नियंत्रण की छड़ है, इसके अलावा कुछ और छड़ है जिनको अपन भट्टी में उपयोग में ले सकते हैं, और अपन उससे के का मान शीघ्रता से कम किया जा सकता है। अपनी कोशिश ये रहेगी कि भट्टी को बंद करना है, के का मान 1 से कर दो कम, वो भट्टी हो जाएगी बंद अपने आप, ठीक है। अब बात आती है शीतलक। किसकी बात आती है? शीतलक। जो ऊर्जा भट्टी के अंदर उत्पन्न होती है, अब मान लो कि भाई नाभिकीय भट्टी में जो क्या होगा, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, अब उस ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे वो करे तैयार, उस ऊर्जा को काम में कैसे ले, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है सब्जी उसको काम में कैसे ले। तो देखो, जो ऊर्जा भट्टी के अंदर उत्पन्न होती है उसको बाहर निकालने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। उस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? शीतलक का उपयोग करते हैं। इस कार्य हेतु अपन क्या करते हैं? या तो भारी पानी काम में लेते हैं, सामान्य पानी भी काम में ले सकते हैं, भारी पानी भी काम में ले सकते हैं, सामान्य पानी काम में ले सकते हैं, हवा भी काम में ले सकते हैं, या फिर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, या फिर किसी ऐसी धातु का काम में ले सकते हो जो लिक्विड फॉर्म में हो, द्रव अवस्था में हो, ठीक है। हाँ, फिर होता है परिरक्षक। एक चीज होती है परिरक्षक। तो देखो, परमाणु भट्टी में उत्पन्न होने वाली अत्यधिक घातक गामा किरण के शोषण के लिए परमाणु भट्टी के चारों ओर मतलब क्या एक दीवार बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि इसमें नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है तो वहां कहीं ना कहीं आपके गामा किरणें वगैरह बाहर निकलेगी, और जो गामा किरणें वगैरह होती है सेहत के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है? हानिकारक होती है। तो मान लो अगर उस नाभिकीय भट्टी है उसके चारों ओर कोई दीवार नहीं बनाए तो गामा किरणें बाहर निकलेगी, गामा किरणें बाहर निकलेगी तो आसपास के जो लोग हैं उनकी मतलब बॉडी पे
इफेक्ट पड़ेगा, फिर लोग ऐसे मतलब उनको कुछ बीमारियां हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो उन सब चीजों से जो घातक गामा किरणें उनसे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, परिरक्षक का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब ये है पूरी भट्टी आपके सामने, ये क्या है, पूरी भट्टी आपके सामने। अब देखो इसमें क्या होता है, ये तो है आपका पूरा का पूरा, पूरी भट्टी है, ये पूरी भट्टी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो ये होता है विखंडन कक्ष, जहां पर विखंडन होता है। ठीक है, ये होता है विखंडन कक्ष जहां पर विखंडन होता है। कौन सा, ये वाला, ये होता है विखंडन कक्ष जहां पर विखंडन होता है। ये होता है परिरक्षक। मैंने कहा ना इसके चारों ओर अपने को एक दीवार बनानी होती है ताकि ये अपनी जो गामा किरणें वो बाहर नहीं जाए। तो ये हो गया परिरक्षक। ये होती है ईंधन की छड़। ईंधन की छड़ मतलब कौन सा, यूरेनियम 235 हुआ वगैरह, उसकी छड़, उसकी अपन छड़ अपन यहाँ डालते हैं। ठीक है, ये होगी ईंधन की छड़। ये हो गया मंदक, यहां पर रखते हैं मंदक। ठीक है, यहां पर अपन क्या रखते हैं, मंदक। ठीक है, और ये होती है नियंत्रण छड़। ये किसकी होती है, कैडमियम की। किसकी होती है, नियंत्रण छड़। ये रखते हैं अपन, जो किसकी होती है, कैडमियम की होती है। तो अब देखो ये अगर मान लो ये भट्टी बंद है, तो भट्टी बंद है तो नियंत्रण छड़ ऐसे पूरा ऐसे होता है, जाल का जाल, उसको जैसे बाहर खींच लिया। तो अगर मैंने इसको डाल दिया अंदर, तो ये अंदर डालते ही क्या होगा, ठीक है, इसको अंदर डाल दिया मतलब ये क्या है, नाभिक की भट्टी जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। नहीं, वो क्या करेगा, सारे न्यूट्रॉन को क्या करेगी, अवशोषित वो कर लेगी। मान लो इसको बाहर निकाल दिया, नियंत्रक छड़ है उनको बाहर निकाल दिया, नियंत्रक छड़ बिल्कुल बाहर रही, तो फिर क्या होगा, आपके न्यूट्रॉन यूरेनियम के नाभिक से करेंगे क्रिया, और उससे क्या होगी, नए न्यूट्रॉन बनेंगे और आपके ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब जो नए न्यूट्रॉन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। मेरी कोशिश है कि 3 में से 2 को क्या किया जाए, गायब किया जाए, ताकि जो अभिक्रिया नियंत्रित रहे। नहीं तो क्या 3 से 9, 9 से 27, 27 से बहुत ज्यादा, और ये जो सिस्टम बनाया वो ही टूट जाएगा, पूरी भट्टी में भी विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ये कोशिश करते हैं कि भट्टी में विस्फोट नहीं हो और उसमें से 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाए। तो मैं क्या करूंगा, पहले काम में लूंगा मंदक, पहले काम में क्या लूंगा, मंदक, और इस मंदक की सहायता से इसकी गति को धीमी कर दूंगा, और यहाँ पर मैं रखूंगा यूरेनियम 238, जिसकी सहायता से इसका हो जाएगा अवशोषण। ठीक है, हाँ, तो मेरे को यदि इस भट्टी को यदि बंद करना है, मैं बंद करने के लिए क्या करूंगा, ये डाल दूंगा कैडमियम की छड़, इनको डाल दूंगा अंदर। जैसे मैं कैडमियम की छड़ डालूंगा अंदर, तो सारे न्यूट्रॉन का कर लेगी अवशोषण। ठीक है, तो मतलब यही है कि ये पॉइंट नोट कर लो। नियंत्रक छड़, ये जैसे कि ये हुआ अंदर, तो भट्टी क्या हो जाएगी, बंद। और ये अगर छड़ बाहर है तो भट्टी हो जाएगी चालू, भट्टी हो जाएगी चालू। बात समझ गए भाई। जैसे मैंने डाला अंदर, इसने सारे न्यूट्रॉन का कर लिया अवशोषण, भट्टी बंद होगी। और जैसे ही बाहर निकाल दिया, वापस वो न्यूट्रॉन भागने लग गए, भट्टी क्या हो जाएगी, चालू। अब देखो होता क्या है, अपन काम मिले शीतलक। शीतलक मैंने बताया, शीतलक यही होते हैं जो ऊर्जा भट्टी के अंदर उत्पन्न होती है, उसको बाहर निकालने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। शीतलक में क्या होता है, पानी हो सकता है, माना गया शीतलक में पानी है, तो यहां जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, मैं क्या करूं, यहां पे लगा दो पंप। पंप की सहायता से ये पानी इसमें घूमता रहेगा, ये पानी इसमें घूमता रहेगा। तो ये क्या करेगी, जो ऊर्जा है ना पूरी पानी को दे दी जाती, पानी हो जाता है गर्म, पानी हो जाता है गर्म, और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म पानी है, वो इस जो ऊर्जा को यहाँ लेके आएगा, ऊर्जा को घुमा के यहाँ लेके आएगा। ठीक है, और यहाँ भी आपके पहले से इसमें क्या है, पानी है, और पानी है भाई। यहाँ की ऊर्जा इस पाइप वाले जो पानी को मिली, ठीक है, तो ये पानी हो गया गर्म, ये और ज्यादा गर्म पानी यहाँ आया, इस गर्म पानी ने जो अपनी ऊर्जा है, जो अपनी हीट है, यहाँ पर जो पानी पड़ा है उसको दी, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी भाप बन जाएगी। उसी की वो ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ऊर्जा आपको बताइए, वो उसकी क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। ये जो भाप बनी, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि विद्युत जनरेटर, यानी कि उसको घुमाया जाता है, विद्युत जनित्र।
ठीक है। इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, बिजली, और ये भाप क्या है, बहुत तेज गति से निकलती है यहाँ पे, ये भाप, ये जो वाष्प है बहुत तेज गति से निकलती है, और इस क्या है, पंख के, इन पंखों को घुमाती है, एकदम से पंख तेज गति से घूमने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, हाँ, ये सारा ये प्रोसेस होता है भट्टी में, समझ गए। अब देखो भट्टी के बारे में, परमाणु भट्टी को चलाने के लिए किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। इसको जब स्टार्ट करना तो बाहरी स्रोत की आवश्यकता होगी, मतलब क्या होगा, क्योंकि परमाणु भट्टी में कुछ न्यूट्रॉन हमेशा उपस्थित रहते हैं, अतः जब भट्टी को चलाना होता है तो कैडमियम की छड़ को बाहर खींच लेते हैं। आपने जैसी कैडमियम की छड़ को बाहर खींचा, देखो बाहर खींचा मतलब भट्टी होगी चालू, तब परमाणु भट्टी में उपस्थित न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के नाभिकों का विखंडन करने लगते हैं। विखंडन के फलस्वरूप अन्य तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉन बारंबार मंदक से टकराते हैं, क्योंकि मंदक हल्की धातु का होता है, अतः न्यूट्रॉन उसकी पकड़ में तो नहीं आते, पर उससे टकराकर अपनी जो गति स्पीड खो देते हैं, और ये उसकी गति मंद पड़ जाती है। उनको क्या करता है, यूरेनियम 238 जो है वो अवशोषित भी कर लेता है। ठीक है, हाँ, तब ये भी यूरेनियम 235 के नाभिकों का विखंडन करने लगते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इस प्रकार विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब इसमें एक पॉइंट और मैंने लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट, यूरेनियम को ऑक्सीकरण से बचाने हेतु यूरेनियम छड़ पर एल्यूमिनियम का खोल चढ़ा देते हैं। यह सवाल अब तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। यूरेनियम है, उसको ऑक्सीकरण, यानी वो ऑक्सीकृत नहीं हो, और ऑक्सीकरण के साथ मतलब उसकी रिएक्शन नहीं हो, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, यूरेनियम छड़ पर क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का खोल चढ़ा देते हैं। उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का खोल चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इस भट्टी का उपयोग, तो भट्टी का उपयोग आपको पता है, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके द्वारा कई तत्व जैसे कि रेडियो आइसोटोप बनाए जाते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा, कृषि, जीव विज्ञान, वैज्ञानिक खोजों में किया जाता है। ठीक है, इसी से एक बनता है Pu-239, इसी से बनता है, ठीक है, का उत्पादन किया जाता है, जो एटॉम बम बनाने में काम में आता है, जो परमाणु बम के लिए काम में आता है, जो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा पानी पी लिया जाए। देखो फिर होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि के बड़ा हो 1 से, जहां अपन ये कोशिश करते हैं कि 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, ऐसे ऐसे काम होता रहता है। तो विखंडन दर अत्यधिक तेजी से बढ़ती है तथा अनियंत्रित अपार ऊर्जा निकलती है। इसको बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसका उदाहरण क्या है, परमाणु बम, एटॉम बम। यह अनियंत्रित विखंडित श्रृंखला अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये तो है अनियंत्रित श्रृंखला, अनियंत्रित विखंडित श्रृंखला अभिक्रिया, और ये है अपने कहां पर, ये है नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, तो बात समझ गए। परमाणु बम में समर्थ यूरेनियम 235 तथा Pu-239 ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा U-235 और Pu-239, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 235, 235 ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं। ईंधन के 2 या 2 से अधिक पिंड काम में लिए जाते हैं। अब देखो, इसमें बॉम्ब बनाने के लिए क्या करते हैं कि अपन जो ईंधन है, मान लो यूरेनियम 235 है, तो इसके अपन 2 या 2 से अधिक पिंड काम में लेंगे। ठीक है, और इन पिंडों को क्या करते हैं अपन, अलग अलग रखते हैं, सेपरेट सेपरेट रखते हैं, साथ में नहीं रखते, अलग अलग रखते हैं। प्रत्येक पिंड का जो द्रव्यमान है, मास, वो क्या है,
आपके जितना मिनिमम द्रव्यमान चाहिए उससे होना चाहिए कम, उससे ज्यादा हुआ तो साला विस्फोट वहीं पे हो जाएगा पहले से ही। तो उनको अलग अलग ऐसे सेट किया जाता है कि उनका द्रव्यमान जो मिनिमम द्रव्यमान अपने को चाहिए, ठीक है, रिएक्शन के लिए, उससे क्या हो, कम हो। ठीक है, इन पिंडों के मध्य में न्यूट्रॉन्स का क्या होता है, स्रोत होता है, साथ ही इनके साथ एक सामान्य विस्फोटक पदार्थ, सामान्य विस्फोटक यानी कि जो उस चीज को तोड़ दे। ठीक है, अब मैं बताता हूं सारी चीज क्या होता है। भारत ने जो पोखरण में 1974 में जो टेस्ट किया था उसमें उसने Pu-239 काम में लिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो, अब ये क्या होता है, यहां पर ले लिया यूरेनियम, यहां पर ले लिया यूरेनियम, यूरेनियम के 2 पिंड ले लिए, ये ले लिया इन्होंने न्यूट्रॉन, यहां लगा दिया बीच में विस्फोटक ऊपर नीचे। अब क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर सामान्य रूप से पहले तो विस्फोट किया जाएगा, जैसे ही विस्फोट होगा तो विस्फोट होने पर क्या होगा, दोनों पिंड मिल जाते हैं, तो इनका जो कुल द्रव्यमान है वो उस मिनिमम द्रव्यमान जो चाहिए होता है उसकी रेंज को पार कर लेगा, और उसकी रेंज को पार कर लेगा तो आपके पास न्यूट्रॉन जो पहले से मौजूद है ही है, वो न्यूट्रॉन और वो द्रव्यमान मिलकर क्या करेंगे, श्रृंखला अभिक्रिया को स्टार्ट कर देंगे, और अनियंत्रित विखंडित श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा अनियंत्रित अपार ऊर्जा निकलती है जो कि विनाशकारी होती है, जो कि क्या होती है, विनाशकारी होती है। ये होता है सिद्धांत आपके किसका, परमाणु बम का, एटॉम बम का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया नाभिकीय विखंडन, यहां पर हो गया समाप्त। अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन की। तो ये पढ़ लिया आपने नाभिकीय विखंडन, अब पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, हल्के तत्व के नाभिकों को मिलाकर उनसे भारी तत्व का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान मूल नाभिक से क्या होता है, कम होता है, मतलब इसमें भी द्रव्यमान की क्या होती है, क्षति होती है, द्रव्यमान की हानि होती है। अतः द्रव्यमान में होने वाली क्षति ऊर्जा में बदल जाती है, जो द्रव्यमान में जो क्षति हो रही है वो क्या होती है, ऊर्जा में बदल जाती है, तथा संलयन से अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार नाभिक के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसी प्रकार नाभिक के संलयन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोनों केस में जो आपके जो नए जो नाभिक बनते हैं, ठीक है, उनका द्रव्यमान जो मूल नाभिकों से होता है कम, तो हमेशा जो द्रव्यमान की हानि होती है, जो द्रव्यमान की हानि होती है वही ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, संलयन के लिए उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली जो अपना नाभिकीय विखंडन है वो तो नॉर्मली भी हो जाता है, लेकिन नाभिकीय संलयन है, संलयन के लिए उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है, अतः इसे ताप नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। समझ गए, इस नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। कारण ये होता है कि इस नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को होने के लिए उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण क्या है, देखो, जैसे कि हाइड्रोजन के नाभिक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक, जैसे कि 4 हाइड्रोजन के नाभिक हुए, वो क्या करेंगे, मिलकर हीलियम का नाभिक बनाएंगे। ठीक है, साथ में निकलेगा एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के साथ में क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो, और साथ में निकलेगी ऊर्जा। इसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, क्योंकि ये क्या है, प्रोटॉन, सेम जो चक्र है वही नाम है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। तो ये मिलकर क्या करते हैं, इस हीलियम नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, और हीलियम नाभिक क्या होता है आपका, अल्फा कण होता है। क्या होता है एक्चुअली में, अल्फा कण। ये क्या होता है, अल्फा कण, और ये क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। ठीक है, बात समझ गए, हाँ, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसको मैं लिख भी देता हूँ, वहां पर काम आएगा आपके कभी कभी। हीलियम का नाभिक को बोलते हैं अपन अल्फा कण। ठीक है, चलो, तो इसमें देखो एक चीज सबसे बड़ा, संलयन में विखंडन की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है।
समझ गए? जो नाभिकीय विखंडन की तुलना में नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अत्यधिक होती है। वो क्या होती है? अत्यधिक होती है। ये बात का ध्यान रखना। उदाहरण क्या है? सूर्य की ऊर्जा। सूर्य है ना, सूर्य में 90% यही है, हीलियम वगैरह यही होते हैं, मतलब ठीक है। और इन्हीं जो ये माना जाता है कि नाभिकीय संलयन वाली जो रिएक्शन है, जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन की रिएक्शन से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या है? सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की जो तेज रोशनी निकलती है ना, सूर्य की हीट, सूर्य की जो गर्मी है वो कहां से आई? नाभिकीय संलयन से आती है, ठीक है। जो तारे होते हैं, तारों में उत्पन्न उष्मा, तारों में उत्पन्न उष्मा वो भी क्या इसी का है उदाहरण। एक होता है हाइड्रोजन बम। क्या होता है? हाइड्रोजन बम। ये तो बहुत बड़ा विनाशकारी बम है, ठीक है। लोग तो न्यूक्लियर बम से भी भाई साहब बहुत विनाश हो चुका है, उससे लोग डर रहे हैं, कोई भी यूज करना चाह नहीं रहा। तो हाइड्रोजन बम तो और भी ज्यादा भयंकर है, ठीक है, क्योंकि ये किस पर आधारित? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और नाभिकीय संलयन में विखंडन की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इसके दो चक्र है। हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में जो संलयन है उसके दो प्रकार से होता है, ठीक है। प्रोटॉन चक्र और कार्बन नाइट्रोजन चक्र, एच साइकिल, CN साइकिल, ठीक है। अब देखो, ये जो आपने देखा कि सूर्य की ऊर्जा हुई, तारों में उत्पन्न उष्मा हुआ, हाइड्रोजन बम हुआ, ये सारे के सारे उदाहरण है अनियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन। जो सारे के सारे उदाहरण है ना, ये है अनियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन, ठीक है। अनियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन, ठीक है। ये अनियंत्रित, जैसे कि सूर्य में जो क्रिया होती है उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तारों में उत्पन्न उष्मा उसको भी नियंत्रित नहीं कर सकते, और हाइड्रोजन बम को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन, मतलब इसको बनाना बहुत कठिन है, ठीक है। अब तक ये नहीं बना है, ये तैयार ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी ऊर्जा ही इतनी होती है कि उसको नियंत्रित करना बहुत टफ होता है, ठीक है। तो नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन जो है वो अब तक तैयार नहीं हुआ, इसे बनाना बहुत कठिन है। लेकिन जो नाभिकीय संलयन रिएक्टर है, जो अभी के जो रिएक्टर है वो एक्चुअली में नाभिकीय विखंडन रिएक्टर। अभी के जो रिएक्टर है वो है नाभिकीय विखंडन रिएक्टर, ठीक है। लेकिन जो आने वाले जो फ्यूचर है, फ्यूचर में लोग ये सोच रहे हैं कि भाई, जो वैज्ञानिक वगैरह ये सोच रहे हैं कि नाभिकीय संलयन रिएक्टर भी बन सकते हैं, जो कि भविष्य के ऊर्जा स्रोत है। आप सोच लो कि नाभिकीय विखंडन से इतनी ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय संलयन से कितनी ऊर्जा निकलेगी? ऊर्जा ही ऊर्जा होगा, मतलब ये समझ लो कि तहस नहस होने वाला है, लोग पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार विखंडन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नियंत्रित और अनियंत्रित, उसी प्रकार जो संलयन भी होता है वो भी दो प्रकार का होता है, नियंत्रित और अनियंत्रित, ठीक है। तो जो अनियंत्रित है वो तो आपने देख लिया, ये उदाहरण। नियंत्रित यानी कि जिसको अपन अब तक बना नहीं सके, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन रिएक्टर भविष्य की ऊर्जा स्रोत है। अब कुछ इंपोर्टेंट चीज लास्ट में थोड़ा इनका दोनों का वो कर लेते हैं कि नाभिकीय बम ये होता है अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। ये जो नाभिकीय बम है, एक तो हो गया न्यूक्लियर बम, एक हो गया हाइड्रोजन बम, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित। एक तो है नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, दूसरा है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसमें काम में किया यूरेनियम 235 और Pu 239, जबकि इसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये दोनों क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक। ये एक्चुअली 1H1 लिख लेना कहीं पे साइड में, ठीक है। ये तो मैं 1H2 सॉरी 1H2 और ये 1H3, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक, ध्यान रखना इनका, ठीक है। चलो।
लिख लेना कहीं पे कि भी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या है, हाइड्रोजन की समझता नहीं, आपको बताइए। ठीक है, इनका आकार के भी इनमें ऐसा नहीं होता कि कोई मिनिमम द्रव्यमान चाहिए होता है कि इतना मिनिमम द्रव्यमान, सॉरी मतलब इसमें तो मिनिमम द्रव्यमान की नीड होती है, चाहिए होता है, इसमें उस टाइप के मिनिमम द्रव्यमान की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, सामान्य ताप और दाब पर भी संभव है ये क्रिया, इसके लिए केवल उच्च ताप व उच्च दाब पर संभव है। ठीक है, हाइड्रोजन बम की तुलना में ऊर्जा होती है कम, ठीक है, और ज्यादा डेंजर भी नहीं होते, मतलब हाइड्रोजन बम की तुलना में डेंजर तो है बहुत ज्यादा डेंजर, लेकिन हाइड्रोजन बम की तुलना में ऊर्जा कम और डेंजर भी कम होते हैं, जबकि ये एटॉम बम की तुलना में ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये समझ लो हाइड्रोजन बम तो भाई साहब न्यूक्लियर बम से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहां तक समझ गए। तो सारी चीजें एक बार मैं आपको रिवीजन में करवा देता हूं कि भाई अपन ने पढ़ी दो चीजें, ठीक है, अपन ने पढ़ी दो चीजें। हेलो, हाँ सर, अभी 10 मिनट लगेंगे सर, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट। हाँ नहीं तो मतलब आप जब भी आओ तो मेरे को फोन कर देना कैसे। हाँ सर ठीक है, ठीक। बराबर है। अच्छा अच्छा, यू है क्या? ठीक, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। देखो तो अपन ने क्या पढ़ा भाई, नाभिकीय अभिक्रिया पढ़ा, नाभिकीय अभिक्रिया पढ़ा, ठीक है। और जो ये नाभिकीय अभिक्रिया जो भी होती है वो सीरीज के रूप में, चेन के रूप में होती है, चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये सभी कैसी होती है, लगभग श्रृंखला के रूप में होती है, श्रृंखला के रूप में होती है, ठीक है। एक पढ़ा आपने विखंडन, एक पढ़ा आपने संलयन, एक पढ़ा आपने संलयन। तो विखंडन में भी दो टाइप के, एक तो नियंत्रित, एक पढ़ा आपने अनियंत्रित, ठीक है। इसमें भी नियंत्रित, फिर क्या है अनियंत्रित, ठीक है। नियंत्रित में पट्टी, परमाणु पट्टी, अनियंत्रित में बम, परमाणु बम, ठीक है। जो है संलयन, उसमें देखोगे तो अनियंत्रित में सूर्य की ऊर्जा, तारे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह, और जो नियंत्रित है वो अपन अब तक तैयार नहीं कर सके। तो ये है पूरा बायो डाटा, समझ गए? ठीक है, ये आप लिख लेना, ये आपको इस पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी, और यहाँ पर अपने नाभिक वाला यूनिट होता है समाप्त, नाभिक यूनिट यहाँ पर होता है समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चैप्टर हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये यानी कि मतलब अपन ने न्यूक्लियस समझ लिया, नाभिक पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे एटॉम, अब अपन पढ़ेंगे एटॉम की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस पूरे जो भी नोट्स है इनको ध्यान से देखना, और आप कोशिश यही करना कि ये सारी चीजें अपने हाथ से नोटबुक में लिखो। पीडीएफ तो मैं तो शेयर करूंगा, लेकिन जो चीज अपन हाथ से एक बार लिखते हैं ना, उसका जो फील आता है ना, उस चीज को आप जब रिवीजन करते हो तो फील आता है, तो बात ही है, अलग ही है, ठीक है। बाकी ऐसे पीडीएफ तो शेयर होती रहेगी, ठीक है। ये तो बस ये है कि मतलब मान लो उसका रेफरेंस, मतलब कभी कुछ लिख रहे थे, लिखते टाइम में कुछ चीज या फिर कुछ देख लिया, मतलब बाद में कि यार सर ने पूरा वीडियो देखने के बजाय
आप उस पीडीएफ में ही देख लो भाई, कुछ मान लो चीज आपने लिख ली, रॉन्ग लिख ली, नाम ही कुछ लिख दिया कि यूरेनियम 235 की जगह 236 कर लिया, 238, आपको कुछ डाउट लग रहा है, चेक करना है, तो वीडियो में थोड़ी देखो कि यार अरे यार कहाँ पे बताया था, उससे बढ़िया पीडीएफ में देख लिया, अच्छा ये वो चीज़ है मतलब, ठीक है। बाकी खुद के नोट्स, सेल्फ नोट इज बेस्ट, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और वैसे ये पीडीएफ आप जरूर अपने सारे साथियों के साथ शेयर करना, जहाँ जहाँ मतलब जितना इस पीडीएफ को शेयर कर सको ना उतना शेयर करना, क्योंकि इस पीडीएफ से डेफिनेटली आपके 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स भी हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।